और मैं आज हिंदी शुरू कर रहा हूँ। हिंदी में समास शुरू कर रहा हूँ। तो आप ये दीक्षे शब्द देख रहे हैं ना, इसमें ये से आ रहा है या फिर मान लो कुछ से आ जाए। कोई भी शब्द है अगर उसके ऊपर ऐसी कोई गुंडी है तो उसके ऊपर से लाइन कभी नहीं जाएगी। और आज अपन शब्द संरचना की इकाई से शुरू करेंगे। शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती है। चार इकाइयां होती है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। आज तक के जितने भी शब्द बने हैं ये मात्र इन 4 से बने हैं, और ये 4 है उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है समास। उपसर्ग को तो आप जानते हो, जैसे उपसर्ग में आता है पर, परा, अपसम, अनुअव, निश, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अद्यप, यति, सु, उप, प्रति, परि, ये उपसर्ग में आते हैं। और प्रत्यय जैसे भूगोल प्लस एक, इसमें जो एक शब्द है ना ये प्रत्यय है। और आज अपन शब्द संरचना की प्रथम इकाई समास पर चर्चा करेंगे। और समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। कोई भी लंबी लाइन है, जैसे हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो ये अपने आप में पूरी लाइन है। और इसकी जगह हम ये लिख दे हवन सामग्री, तो यह समास हो जाएगा। ये जो समास शब्द है ना, समास, यह शब्द बना है सम प्लस आस से। सम उपसर्ग है और आस, और यह शब्द कोई संधि, दीर्घ संधि या कुछ जोड़ के नहीं बना है, यह संयोग से बना शब्द है। संयोग के शब्द बहुत तरह के होते हैं, जैसे अभी प्लस एक, जैसे सम प्लस आस, जो भी शब्द सीधे जुड़ जाते हैं ना उसको अपन संयोग के शब्द कहते हैं। और समास किसी स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि या किसी भी प्रकार की संधि का कोई उदाहरण नहीं, यह संयोग से बना शब्द है। जैसे अभिषेक और सम प्लस आस संयोग से बना शब्द है। और सम प्लस आस का अर्थ होता है पास पास बैठना, पास पास बैठना। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि संक्षेप कर देना। अभी अपन 2 नंबर पर बात करेंगे सम प्लस आस, समास के विलोम की बात करते हैं। तो समास का विलोम होता है व्यास, समास का विलोम होता है व्यास। और व्यास की जो संधि है वो है वी प्लस आस, ये समास की संधि है। और जो शब्द समास से बनते हैं, समास से बने शब्द जैसे सम प्लस आस समास से बने शब्द होते हैं। कोई शब्द अपन ले लेना तो समास के जो शब्द बने होते हैं ना, जैसे लंबोदर होते हैं, लंबोदर ले लो, या फिर कोई भी शब्द ले लो, कोई भी शब्द जो समास से बना है वो उसको अपन समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या फिर समासिक पद भी, इसको अपन समासिक पद भी कहते हैं। तो समस्त पद की डेफिनेशन अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और समस्त पद की डेफिनेशन होती है समास से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समास से बने शब्दों को
समास से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद, और इस समस्त पद को अपन सामासिक पद भी कह सकते हैं। ये जो सामासिक शब्द बना है ना, वो बना है समास प्लस एक, समास में एक प्रत्यय जब जुड़ा था एक, तो ये इस से का सा हो गया और ये सामासिक पद शब्द बन गया। आगे अपन बात करते हैं, जैसे अपने कुछ समय पहले दो उदाहरण लिए थे, पहला उदाहरण था हवन सामग्री, और दूसरा उदाहरण अपन लिया था हवन के लिए सामग्री। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये जो हवन सामग्री शब्द बना है ना, ये समास से बना है, बाकी समास से बना शब्द है। बाकी हिंदी में जो है ना, ये होता है हवन के लिए सामग्री, और इसको समास विग्रह कहते हैं। अगर पूर्ण लाइन हो, अगर किसी लाइन का समास प्रक्रिया द्वारा ना गुजरे तो वो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह अगर कोई भी लाइन पूरी लाइन है तो वो समास विग्रह होगी। जैसे देश से निकाला, यह है अपना समास विग्रह। और अगर अपन ये लिख दे देश निकाला, तो ये ये जो शब्द है ये समास का शब्द हो जाएगा। तो ये समास की डेफिनेशन थी। आज अभी समास का नॉर्मल डेफिनेशन, समास का विलोम हुआ, समास की परिभाषा, समास खुद क्या होता है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आगे अपन बात करेंगे समास के प्रकार के बारे में। जनरली समास के 6 प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार जो है ये हिंदी में है अपने। अगर संस्कृत में, अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत में समास कितने तरह के हैं, तो ये उसका अपन उत्तर 4 प्रकार में दे देंगे। लेकिन संस्कृत के अक्सर पूछे नहीं जाते, तो अपन बस हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरे प्रकार का समास है बहुव्रीहि समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। यह समास, इस समास में विशेषता, किसी भी शब्दों की विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय समास। चौथा अपना समास है द्विगु समास। इस समास से आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे संख्या से रिलेटेड है। जैसे पंचपात्र, पंचमुखी, इस प्रकार के, पंचामृत, द्विगु समास। पांचवा अपना समास जो है वो है द्वंद्व समास। यह समास विपरीत शब्दों को पॉजिटिव करता है, जैसे माता पिता, जला भुना, साग रोटी, द्वंद्व समास। और अपना लास्ट समास है वो है तत्पुरुष समास। अगर अपन परीक्षा के नजरिए से, तो आज तक अपन देखें समास से परीक्षाओं में समास
से परीक्षाओं में बस मोस्टली 90% जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, या तो ये पूछे गए हैं कि जैसे ये प्रथम पद प्रधान है या फिर द्वितीय पद प्रधान है या फिर उभय पद प्रधान है, या फिर प्रश्न पूछे गए हैं तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास से। इन दो मोस्टली प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। और समास हिंदी में ऐसा टॉपिक है लगभग सभी परीक्षा में मिल जाएगा और ये मोस्ट टॉपिक है, इससे तो प्रश्न पढ़ते ही पड़ता है, तो 3 जगह से प्रश्न पढ़ता है। अभी अपन चर्चा करेंगे अव्ययीभाव समास की। अव्यय समास की अगर अपन डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन अगर आप ढंग से समझ लेंगे, अगर आप अव्यय समास की डेफिनेशन ढंग से समझ लेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में अव्यय समास जो प्रश्न पड़ता है उससे आप आसानी से हल कर देंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह समास जिसमें प्रथम पद उपसर्ग अथवा अव्यय होता है तथा द्वितीय पद संज्ञा हो, तो उस शब्द में अव्ययीभाव समास होगा। उस शब्द में अव्ययीभाव समास होगा। यह है अपने अव्ययीभाव समास की पूरी डेफिनेशन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके शॉर्टकट के लिए मैं बता दूं कि इस अव्ययीभाव समास को अपन शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर अव्ययीभाव समास। अभी इस पूरी डेफिनेशन में अगर आपको कोई नया शब्द लग रहा है तो ये अव्यय शब्द लगेगा। आप यही सोचोगे कि ये अव्यय शब्द क्या है, कहाँ से आया है, तो अव्यय शब्द अविकारी शब्द को कहते हैं। तो जनरली सभी शब्दों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, सभी शब्दों को मात्र 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला शब्द है अविकारी और दूसरा शब्द है विकारी शब्द। तो अपन विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द अपन उन शब्द को कहेंगे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, अगर ये चारों प्रक्रियाओं से कोई भी शब्द गुजरता है तो विकारी शब्द में आ जाएगा। और विकारी शब्द की अपन दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि अगर कोई शब्द काल, कर्म, लिंग, वचन से प्रभावित होता है तो वो विकारी शब्द में आ जाएगा। तो अपन ये विकारी शब्द की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, क्रिया के शब्द और विशेषण के शब्द, अगर कोई भी शब्द संज्ञा में आए, सर्वनाम में आए, क्रिया में आए या फिर विशेषण में आए तो वो विकारी शब्द होगा। और अविकारी शब्द अपन उन शब्दों को कह सकते हैं जो लिंग, काल, वचन और क्रिया से प्रभावित ना हो। तो एक विकारी शब्द अपन
वह शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक इनसे प्रभावित ना हो तो उन शब्दों को उनको हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो अपन अविकारी शब्द, अव्यय शब्द को अविकारी शब्द एक ही बात है, आप चाहे अव्यय कह दो या फिर अविकारी शब्द कह दो, कहते हैं। तो अभी ये जो आपका अव्यय वाला जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है। आगे अपन बढ़ते हैं अव्यय समास के। जैसे कि इस परिभाषा में लिखा है कि अगर उपसर्ग आ जाए या मान ले अव्यय शब्द आ जाए तो वहां पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। उपसर्ग जैसे यथा समय अव्यय भाव के समास, अव्यय भाव समास के अपन उदाहरण लिखेंगे। ये लिखेंगे उदाहरण है यथा समय। इसमें जो यथा है ये उपसर्ग है। यथा समय, प्रत्येक, यथाशक्ति, ये अव्यय भाव के उदाहरण है। इसमें यथा समय का अर्थ होगा समय के अनुसार। यथा समय का अर्थ है समय के अनुसार। प्रत्येक जो है ये बना है प्रति उपसर्ग और एक मूल शब्द से। और यथाशक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। ये वो यथाशक्ति। और कोई भी शब्द ले लो आप, अगर उनमें उपसर्ग आ जाए तो वो अव्यय भाव समास में आ जाएंगे, और अव्यय आ जाए वो भी उपसर्ग आ जाएंगे। अव्यय समास के बारे में अभी पिछले 1-2 साल में कोई क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन कंपटीशन में जो प्रश्न पड़ा है वो है कि कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का है। प्रश्न ये पड़ा था कि अव्यय भाव समास किस प्रकार का है, प्रथम पद, द्वितीय पद। प्रश्न देखो ये पड़ा है कि अव्यय भाव समास किस प्रकार का है। और इसके जो उदाहरण है वो, इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार पड़े थे। इसके ऑप्शन पड़े थे, पहला इसका ऑप्शन पड़ा था प्रथम पद प्रधान। इसका दूसरा ऑप्शन था द्वितीय पद प्रधान। इसका तीसरा ऑप्शन था उभय पद प्रधान। और इसका जो चौथा है वो ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं।
से कोई नहीं, कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन पड़े थे। तो अव्यय के बारे में आपको ये तो पता होगा कि जो जिसमें उपसर्ग आ जाए वो अव्ययभाव समास होगा। तो और आप उपसर्ग के पास साथ जो संज्ञा होगी तो वो अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो अव्ययभाव समास है, हमेशा याद रखना, अव्ययभाव समास प्रथम पद प्रधान समास है, प्रथम पद प्रधान समास है। अव्ययभाव समास प्रथम पद प्रधान समास है, क्योंकि इसमें पहला शब्द उपसर्ग आएगा और संज्ञा बाद में जो शब्द आता है वो नॉर्मल शब्द होता है, और ये प्रथम पद प्रधान समास है अव्यय। और आपकी जब भी आप कोई प्रश्न देते हो और उसमें ऐसे कोई उत्तर आ जाए जिनका आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज हो ना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे द्वितीय पद, जैसे उभय पद प्रधान समास की बात करें तो जो बहुब्री है तो ना, जो द्वंद्व समास होता है ना, द्वंद्व समास, ये उभय पद प्रधान समास होता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि अपन उदाहरण देखेंगे, कौन से उदाहरण उपसर्ग उदाहरण है और कौन से उदाहरण जो अव्यय उदाहरण में आ जाएंगे। और ये दोनों उदाहरण अव्ययभाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे प्रत्येक, यथाशक्ति, जैसे अपन ये बात कर चुके हैं, यथाशक्ति, यथा समय, ये इन उपसर्गों की अपन बात कर चुके हैं, ये इसके उदाहरण है। और अव्यय के उदाहरण है विवाह उपरांत, विवाहोपरांत, मृत्यु पर्यंत, विवाहेतर, इसमें आप देखना, इसमें जो प्रति शब्द है, ये जो यथा शब्द है, या फिर ऐसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं बाकायदा, और इसमें जो ये बा शब्द है ये उपसर्ग के उदाहरण है। और इनमें जो ये विवाह शब्द है ना, ये लिंग काल वचन से प्रभावित नहीं होते। विवाह, मृत्यु, ये अव्यय शब्द है। और विवाह उपरांत का अर्थ होता है विवाह के उपरांत, मृत्यु उपरांत का अर्थ होता है मृत्यु के उपरांत, और विवाहेतर का अर्थ होता है विवाह के इत्र, इसका अर्थ होता है विवाह के इत्र। और इस इतर का अर्थ होता है अलग, मतलब विवाह से अलग। ये इनके उदाहरण हो गए। अव्यय के अन्य उदाहरण हैं, जैसे दिन, रात, पल। अगर कोई भी अव्यय शब्द दोहराव करता है तो वहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। पल और द्वार, जिसमें आप देखो, जैसे ये दिन शब्द है, ये अव्यय शब्द है। तो अगर आपको किसी शब्द से ये पता ना चले कि कौन सा शब्द अव्यय है और कौन सा उपशब्द अव्यय नहीं है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिन शब्द जो है अव्यय शब्द है। अभी ये जो अव्यय शब्द है, ये लिंग, वचन, काल और कारक से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगा। जैसे लिंग की बात करते हैं, जैसे राकेश दिन में नहा रहा है, राकेश दिन में नहा रहा है। जैसे अपन और कोई उदाहरण के, जैसे कोई दूसरे लिंग की बात करें, जैसे स्त्रीलिंग की बात करें, तो जैसे राधा दिन में नहा रही है। तो अब नोट करना, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों में दिन में आएगा। बस ये जो वचन है ये प्रभावित हो जाएंगे, बाकी ये प्रभावित नहीं होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अव्यय पदों का दोहराव हो जाए, दिन, रात, पल और द्वार, तो वहां पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो दूसरा उदाहरण है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण, अगर कहीं पर भी आपको विशेषण दिख जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। विशेषण, उपमान, उपमेय, अगर ये शब्द दिख जाए तो वहां पर
कर्मधारय समास होगा। तो अपन कर्मधारय की डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहे तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, वह समास जिसमें प्रथम पद मतलब प्रथम शब्द, इन जो पद है ना उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे एक शब्द है राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, इसमें जो राम शब्द है ना ये प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये जो अयन शब्द है ना ये द्वितीय पद है। तो जैसे अपन यहाँ पर लिखा था, वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण हो, अर्थात कोई भी शब्द जिसमें पहले विशेषण आ जाए, विशेषण का अर्थ है रंग रूप काला गोरा जो भी है, अगर ये आ जाए विशेषण आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। उपमान और उपमेय जो विशेषण के प्रकार है अपना आप में, विशेषण में महत्व बहुत रखते हैं, वो भी कर्मधारय समास के अंदर में ही आ जाएंगे। तो वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद संज्ञा हो तो वहां कर्मधारय समास होगा। जिस समास में पहले विशेषण आ जाए वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास किस में होगा? अगर कोई शब्द है जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है, जैसे विशेषण का मोटा पतला रंग रूप आकार, ये जितने भी प्रकार के एक व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है ना वो सब उसके विशेषण होता है। काला शब्द विशेषण है और गोरा शब्द भी विशेषण होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि गोरा है तो ये इसकी विशेषता होगी तो विशेषण है, नहीं, काला भी उसकी विशेषता है और ये विशेषण है, कर्मधारय समास कहते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कर्मधारय के शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, विशेषण प्लस संज्ञा कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास प्रथम पद प्रधान समास है। यह समास जो है प्रथम पद प्रधान समास है, क्योंकि इसमें शब्द के शुरू में ही कर्मधारय आ जाता है, विशेषता आ जाती है। जैसे अपन ये लिख सकते, पहले ये लिख दो, कर्मधारय प्रथम पद समास है। कर्मधारय प्रथम पद समास है, कर्मधारय प्रथम पद समास है। और ये लाइट आप मोस्ट करके लगा दो। ये जो प्रथम पद द्वितीय पद है ना, जैसे सुपरवाइजर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कर्मधारय कौन सा पद प्रधान समास है, तो उनका उत्तर था, बहुत से बच्चों ने ये गलत किया था। और आपकी जानकारी में बता दूं, ये प्रथम पद प्रधान समास है। विशेषण के अगर अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे लाल बछड़ा, धोली गाय, मोटा आदमी, पतली गली। इनमें आप देखना, जैसे ये लाल रंग आ गया, धोली जो कि सफेद से थोड़ा भूरा होता है वो शब्द आ गया। जैसे ये आदमी की विशेषता आ गई कि ये मोटा आदमी है। जैसे एक गली की बात आ गई कि ये गली है जो पतली है, तो ये शब्द क्या, ये जो जितने भी मैंने मार्क कर रखे हैं ना, ये सब विशेषता है। और इन विशेषताओं के कारण ये पूरा शब्द जो है कर्मधारय समास में बदल गया है। और एक बात और बता दूं, अगर
किसी विशेषण का दोहराव हो जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल, लाल शब्द का दोहराव कर दिया अपने लाल लाल। सफेद शब्द का अपन दोहराव कर दिया सफेद सफेद। किसी भी विशेषण शब्द की अगर अपन दोहराव करेंगे तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। और अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी अव्यय शब्द का अपन दोहराव करेंगे तो वहां होगा अव्यय भाव समास। और जहां पर अपन किसी विशेषण का दोहराव करेंगे तो वहां पर होगा कर्मधारय समास। हरा हरा, पीला पीला, जो भी आप जितने उदाहरण जोड़ सको जोड़ लो। तो कर्मधारय समास इतना ही है। अगले अपन समास की बात करेंगे। तीसरा अपना प्रकार है द्विगु समास। इस द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समाहार। समाहार मतलब समूह। दो गायों का समूह द्विगु कहलाता है। तो इसका अपन अर्थ लिखेंगे दो गायों का समूह। दो गायों का समाहार और कोष्टक में आप लिख देंगे समूह। तो दो गायों का समूह हो गया द्विगु समास। अभी आपके लिए एक ट्रिक के लिए बता देता हूं। अगर किसी शब्द में अगर द्विगु शब्द आपने पढ़ लिया तो समास का अगर कोई भी उदाहरण है और उनमें अगर पहले संख्या आ जाए, समास के कोई भी उदाहरण में पहले शब्द अगर संख्या आ जाए, जैसे पंचनाम, पंचपात्र, पंचामृत, सैकड़ा, शताब्दी, दशाकर, जो भी शब्द में अगर पहले संख्या आ जाए तो आप आंख बंद करके द्विगु समास कर देना, आपका सही होगा। तो द्विगु समास की अगर अपन परिभाषा लिखें, द्विगु समास की परिभाषा इस प्रकार है। वह समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञा हो तो वहां पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास वहां पर होगा जहां पहला पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर होगा द्विगु समास। अगर इनके उदाहरण की बात करें द्विगु समास की, जनरली अपन देखें तो द्विगु समास से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सरल समास है ये, द्विगु समास मान सकते हैं अपन। क्योंकि इसमें जैसे त्रिशूल, त्रिकाल, दो लड़। अभी इसमें देखो, इसमें लिखा है त्रिन यानी तीन, त्रिकाल में त्रि, दो लड़ में दो, त्रिकालदर्शी। कोई भी समास अगर उसमें पहला शब्द संख्यावाची हो जाए तो आप आंख बंद करके द्विगु समास कर सकते हैं। चौथा अपना समास होगा द्वंद्व समास।